नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप सभी का स्वागत करता हूं फर्स्ट स्टेप एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश के गठन एवं पुनर्गठन पर चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि 1956 अर्थात गठन के बाद और पुनर्गठन के बाद किस तरह हमारे मध्य प्रदेश में नए ज़िले बनते गए और वर्तमान स्थिति तक हम पहुँच चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का भौगोलिक एवं विस्तार, भौगोलिक विस्तार एवं स्थिति एवं विस्तार। आज हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम सर्वप्रथम अक्षांश और देशांतर की चर्चा कर लेते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो विस्तार जानने से पहले हम अक्षांश और देशांतर समझ लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं, है ना। ये है एक हमारा ग्लोब, ठीक। इसके मध्य से एक काल्पनिक रेखा खींची गई 0 डिग्री, ठीक, जिसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। यह रेखा ग्लोब को हमारे उत्तरी और दक्षिणी भाग में विभाजित करती है, 2 भागों में। तो जो उत्तर में है उसको हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं और जो दक्षिण में है उसको दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं अक्षांश की। हमारा अक्षांश क्या है? तो विषुवत रेखा अर्थात पृथ्वी के केंद्र से, या विषुवत रेखा जो वृत्त है हमारा, ये एक सर्कल बनता है, इसके केंद्र से उत्तर या दक्षिण भाग में खींची गई उत्तर या दक्षिण भाग के किसी भी स्थान का कोणीय मान या कोणात्मक मान, अर्थात जैसे हम ये मान लीजिए ये हम खींच लिए, तो ये जो मान आता है मान लीजिए 1 डिग्री का, तो यही हमारा अक्षांश है। तो अक्षांश की परिभाषा क्या हो गई कि विषुवत वृत्त के मध्य से या पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी अक्षांश कहलाती है। ये तो हो गई दोस्तों अक्षांश की चर्चा। अब अक्षांश रेखा क्या होती है? तो अक्षांश रेखा होती है विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण, ये दोनों दिशा में होती है ना। विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अर्थात 1 डिग्री ये है तो हमारा 1 डिग्री यहाँ भी होगा, 1 डिग्री ये भी होगा, ठीक। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई अक्षांश रेखा, ठीक। ऐसे ही अक्षांश रेखाएं जो है 1-1 डिग्री पर उत्तरी और दक्षिणी भाग में अधिकतम 90 अक्षांश खींचे गए हैं, ठीक है। 90 अक्षांश खींचे गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी स्थान की अक्षांशीय दूरी अधिकतम कितनी हो सकती है? 90 अंश। यहाँ तक क्लियर है? तो अब पूछता है कहीं क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि अक्षांशों की संख्या कितनी है हमारे ग्लोब में। तो अक्षांशों की संख्या हमारे 90, 90 और 1 ये, तो अक्षांश की संख्या हो गई हमारी 181। जबकि ये 90वां जो अक्षांश है ये बिंदु के रूप में है, रेखा के रूप में नहीं है। इसलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या यदि पूछता है कहीं अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या होगी हमारी 179। ठीक दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया? आइए हम देशांतर की चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा ग्लोब, ये हो गई हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जिस प्रकार पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व एक रेखा खींची गई 0 डिग्री देशांतर, और इसी को आधार मानते हुए हमने अक्षांश की गणना की, या है ना, उसी प्रकार हमने
उत्तर से दक्षिण या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची गई। ये 0 डिग्री रेखा है ना। इसी को हम मानक समय रेखा, मानक समय रेखा या इसी का अन्य नाम है प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है, या 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है इसी को, है ना। तो हमने एक काल्पनिक रेखा खींची। फिर देशांतर क्या है इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर के से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को देशांतर कहा जाता है, ये हमारी परिभाषा हो गई। और देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो देशांतर रेखा कहते हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी भाग से दक्षिणी, हमारे ग्लोब के उत्तरी से दक्षिणी की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये हो गई हमारी देशांतर रेखा। ठीक, इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? इनकी संख्या है हमारी, एक तो 0 डिग्री देशांतर हमारे ग्लोब को पूर्वी और पश्चिमी ग्लोब में विभाजित करती है, अर्थात पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। जिस प्रकार विषुवत रेखा ने ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित किया था, उसी प्रकार ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारे ग्लोब को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। ठीक, तो इनकी संख्या कितनी है? पूर्व की ओर है 180 देशांतर, और इसी 0 डिग्री के पश्चिम की ओर भी इनकी देशांतरों की संख्या है 180। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? ये 180 जो है हमारी, तो ये ऐसे फोल्ड होके एक ही रेखा हो जाती है ना। तो इसको हम एक ही काउंट करते हैं, और इसकी जगह में हम जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको मिलाकर तो हमारी संख्या हो जाती है 360 डिग्री। अर्थात हमारे ग्लोब में देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। ठीक, तो ये हो गई हमारा अक्षांश और देशांतर। अब आइए हम भारत की स्थिति देख लेते हैं कि हमारे ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है। तो 0 डिग्री अक्षांश हमारे ग्लोब की स्थिति लगभग यहाँ पे है। ये यहाँ पे है हमारा, ऐसा कुछ मध्य प्रदेश की स्थिति है। अर्थात किस में है? उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतर की बात करेंगे तो पूर्वी देशांतर में है भारत की स्थिति। तो जब भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण पूर्वी देशांतर में है, तो मध्य प्रदेश, ऑब्वियस सी बात है कि मध्य प्रदेश की स्थिति भी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में होगी। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक मध्य प्रदेश का भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार, साथ ही हम मध्य प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार की चर्चा करते हैं। स्थिति क्या है? ये हो गया एक हमारा भारत का नक्शा, बना लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा कुछ इस तरह का भारत है ना। तो इसकी स्थिति क्या है? अक्षांशीय स्थिति। तो यहाँ से हम काउंट करते हैं, 0 के बाद 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री, ये वाला भाग 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश में स्थिति हमारे भारत की क्या हो गई? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, देशांतर की बात कर लेते हैं।
तो देशांतर है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट। चूंकि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है इसलिए पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, ये हमारे हो गई भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार, ये देशांतरी स्थिति। अब हमारा मध्य प्रदेश यहाँ है कुछ ऐसे, अभी ऐसे ही बना लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए मध्य प्रदेश। ठीक, तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की बात कर लेते हैं तो देशांतर हमारा 74 डिग्री 9 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक दोस्तों, ये हो गई हमारे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति या अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति देखने के बाद हम मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की चर्चा कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है और वो मतलब भारत में के क्षेत्रफल में उसका कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो क्षेत्रफल देख ले रहे। क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का हमारे 3052। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं शायद। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था वर्ग किलोमीटर। ठीक, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है। भारत का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? भारत का क्षेत्रफल की चर्चा कर लेते हैं अपन। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल हमारे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका 9.38% इतना है, अर्थात हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की चर्चा हो गई। अब हम जनसंख्या देख लेते हैं थोड़ा सा 2011 के अनुसार ही। जनसंख्या है दोस्तों हमारी मध्य प्रदेश की 7,26,26,809। ठीक है, जो कि भारत की जनसंख्या का 6% है। ठीक है, भारत की जनसंख्या कितनी है? लगभग 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई क्षेत्रफल और जनसंख्या की चर्चा। फिर अगली कड़ी में हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना की चर्चा कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश जो है किस लैंड का भाग है। हम तो जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। तो गोंडवाना लैंड कहाँ से आया और किस प्रकार बना, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना की चर्चा कर लेते हैं। भौगोलिक संरचना के अंतर्गत हमारे एक भूगोल वेत्ता हुए अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने लगभग 1912 में एक सिद्धांत दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत।
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया, कब दिया? 1912 में। इसमें इन्होंने बताया कि जो प्राचीन समय में हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह थी। ठीक, एक था जल वाला भाग और एक था स्थल वाला भाग। स्थल वाले भाग को इन्होंने पिंजिया नाम दिया, पिंजिया नाम दिया, और जल वाले भाग को इन्होंने पैंथालासा, पैंथालासा नाम दिया। पैंथालासा महासागर भी बोल सकते हैं इसको, पैंथालासा नाम दिया। फिर इन्होंने बताया कि कालांतर में या लाखों वर्षों बाद जो है इसमें इसका विभाजन हुआ। विभाजन होने के बाद या कालांतर के बाद की स्थिति क्या है हमारे पृथ्वी की? ऐसी विभाजन हुआ और जो हमारा पिंजिया वाला भाग था वो दो भागों में विभाजित हो गया, जिसे हम क्रमशः अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। गोंडवाना लैंड। ठीक है दोस्तों, गोंडवाना लैंड इसी से जो है हमारा वर्तमान में जो आप देखेंगे विश्व का मैप जब देखेंगे तो उसमें हमारे 7 महाद्वीप निकल के आते हैं। तो इसी पेंजिया वाले भाग से समय समय पर विभाजन हुआ उनका, और यह जो है 7 प्लेटों में आज विभाजित हो गया पेंजिया। इसी में हमारा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप है ना, और इसी में नीचे साइड चला गया ऑस्ट्रेलिया, कुछ एशिया का भाग जो निचला भाग है दक्षिणी भाग, वो भी गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने चर्चा की, हमने देखा कि गोंडवाना लैंड का भाग है हमारा मध्य प्रदेश या भारत। ठीक है, आप साथ के साथ नोट डाउन करते जाइएगा। भौगोलिक संरचना के पश्चात दोस्तों आइए हम चर्चा कर लेते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। ठीक है, अर्थात इंटर स्टेट सीमा की। तो हमने भौगोलिक स्थिति की चर्चा कर ली, भौगोलिक संरचना की। इसके बाद हम दूरी देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा की कितनी दूरी है और पश्चिमी से पूर्वी की सीमा कितनी है। तो ये हो गया हमारा मुरैना, ये हो गया बुरहानपुर। इसकी सीमा हमारी दोस्तों 605 किलोमीटर। और ये हमारा अलीराजपुर, अलीराजपुर से लेकर सिंगरौली, इसकी दूरी हमारी 870 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, वो क्षेत्रफल वाले में एक पॉइंट छूट गया कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का स्थान है दूसरा। ठीक, तो पहला किसका है? पहला है राजस्थान का, पहला, दूसरा है हमारे मध्य प्रदेश का। ठीक है, और जनसंख्या के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? तो जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश की स्थिति हमारी 5वीं, अर्थात 5वां जनसंख्या में 5वां सबसे बड़ा राज्य है हमारा मध्य प्रदेश भारत में। ठीक है, तो कौन कौन से 5वीं स्थिति है? तो पहले के 4 कौन से हैं इनकी देख लेते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले में आता हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरे में आता हमारा महाराष्ट्र, तीसरे में आता हमारा बिहार, फिर इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, फिर स्थिति हमारी आती है मध्य प्रदेश की, अर्थात
5वां स्थान रखता है जनसंख्या के आधार पर। हमने दूरी की चर्चा कर ली। उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? 605 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की जो दूरी है, या पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के मध्य की दूरी है हमारे मध्य प्रदेश की, वो कितनी है? 870 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद हम अंतर्राज्यीय सीमा की चर्चा कर लेते हैं। तो अंतर्राज्यीय सीमा अर्थात हमारे मध्य प्रदेश की सीमा किन किन अन्य राज्यों से लगती है। तो हमारे उत्तर में है हमारा उत्तर प्रदेश, पूरब में हमारा छत्तीसगढ़, जो कि सन 2000 में अलग हुआ था, छत्तीसगढ़। साउथ में हमारा महाराष्ट्र, पूर्व में हमारा है गुजरात, और उत्तर पूर्व में है हमारा पश्चिम में हमारा राजस्थान। ये हमारे 5 सीमावर्ती राज्य हैं, अर्थात मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। ठीक। अब इनकी हम चर्चा कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने ज़िले किस राज्य से लगते हैं, कौन कौन से ज़िले किस राज्य से लगते हैं। तो उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं हम। उत्तर प्रदेश से लगने वाले ज़िले। ठीक। तो उत्तर प्रदेश से आइए हम देख लेते हैं। ये हमारा है मुरैना राजस्थान से भी लगता है और उत्तर प्रदेश से भी। तो ये स्थिति हमारी ऐसी है ना, ये उत्तर प्रदेश और ये राजस्थान का भाग, मुरैना। उसके बाद आ जाता हमारा भिंड, उसके बाद आ जाता हमारा दतिया के बाद ये मध्य में शिवपुरी है। इसकी सीमा ही उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों से लगती है। ठीक। इसके बाद आता हमारा अशोकनगर, है ना। इसके बाद आता हमारा एक सागर के बाद आता टीकमगढ़। एक नया जिला बना हमारा निवाड़ी, इसकी भी सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है। इसके बाद छतरपुर के बाद पन्ना, सतना के बाद रीवा। सीधी की सीमा दोस्तों उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, कुछ बुक्स में जो है सीधी को भी टच कर दिया उसमें, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। और एक सिंगरौली, ये हमारा सिंगरौली है ना। तो कितने ज़िले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अर्थात उत्तर प्रदेश से कितनी सीमा लग रही, कितने राज्यों की? तो 13 राज्य, 13। ठीक दोस्तों, नोट डाउन भी कर देते हैं अपन। मुरैना, भिंड, क्रम से याद कर लीजिएगा, या मैप पे 1-2 बार मैप पे फिल कर लीजिएगा, ब्लैंक मैप पे, तो आराम से इजीली याद हो जाएंगे। ठीक। फिर दतिया, फिर शिवपुरी, शिवपुरी के बाद हमारा अशोकनगर के बाद हमारा सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, फिर छतरपुर के बाद है हमारा पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। ये 13 जिलों की सीमा जो है हमारे उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद हम छत्तीसगढ़ को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ से दोस्तों 6 जिलों की सीमा लगती है मध्य प्रदेश के। कौन कौन से? एक तो सिंगरौली हो गया, यहाँ पास है सीधी, यहाँ है शहडोल के बाद है अनूपपुर के बाद है डिंडोरी के बाद है बालाघाट। ये 6 राज्यों की सीमा जो है, 6 जिलों की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से मिलती है। तो कौन कौन से हो गए? सिंगरौली, क्रम से याद कर लीजिएगा, सीधी, शहडोल,
अनूपपुर, अनूपपुर के बाद डिंडोरी, डिंडोरी के बाद है हमारा बालाघाट। कुछ कुछ किताबों में या कुछ जगहों पर मंडला भी जो है, मंडला की सीमा भी है छत्तीसगढ़ से बताई गई है, बट वो गलत है ना। अपन ने गूगल मैप पे चेक किया, मैप पे देखा तो मंडला, सॉरी गूगल मैप पे तो बता रहा है मंडला, बट अदर सोर्स जो बता रहे हैं वो अधिकतर सोर्स या ऑथेंटिक मंडला को अंतर्वर्ती जिलों में काउंट करते हैं। ठीक है, तो मंडला को हम यहाँ नहीं ले रहे हैं। यह हो गई छत्तीसगढ़ की सीमा। अब छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र को देख लेते हैं। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से कितने ज़िले छूते हैं? बालाघाट, यहाँ हमारा है सिवनी, यहाँ हमारा छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद है बैतूल, ठीक, बैतूल के बाद है हमारा खंडवा, ये है हमारा बुरहानपुर, ये है खरगोन, खरगोन के बाद आता है बड़वानी, बड़वानी के बाद आता है हमारा अलीराजपुर, अलीराजपुर। तो कितने ज़िले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात महाराष्ट्र से हमारे मध्य प्रदेश के कितने ज़िले की सीमा छूती है या साझा करती है? तो 9 जिलों की। कौन कौन से? बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, बैतूल के बाद आ जाइए खंडवा, खंडवा से ही एक अलग ज़िला बना था बुरहानपुर, बुरहानपुर के बाद आता है हमारा खरगोन, खरगोन के बाद आता है बड़वानी, बड़वानी के बाद आता है अलीराजपुर, अलीराजपुर। ठीक, महाराष्ट्र के बाद गुजरात की चर्चा कर लेते हैं कि गुजरात से जो है हमारे मध्य प्रदेश की सीमा कितने जिलों की सीमा साझा करती है? गुजरात, गुजरात है हमारा यहाँ से, ये अलीराजपुर हो गया, ये हो गया झाबुआ। 2 ही ज़िले जो है हमारे गुजरात से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? अलीराजपुर और झाबुआ। ठीक है, अर्थात 2 ज़िले। अब बचा राजस्थान, राजस्थान की भी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान, तो राजस्थान से कितने ज़िले साझा अपनी सीमा साझा करते हैं? झाबुआ, झाबुआ के बाद है यहाँ रतलाम, रतलाम के बाद पड़ता है हमारा मंदसौर, मंदसौर के बाद हमारा पड़ता है नीमच। ठीक, नीमच के बाद यहाँ पड़ता है हमारा आगर मालवा, आगर मालवा के बाद यहाँ पड़ता है हमारा राजगढ़, राजगढ़, ये हो गया हमारा गुना, शिवपुरी है ही, और ये हो गया हमारा श्योपुर। तो कितने ज़िले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छूट रहा है। दस ज़िले साझा करती है। एक है ये अपना मुरैना। ठीक है, तो 10 ज़िले कौन कौन से हो गए हमारे राजस्थान से जो सीमा साझा करती है? तो पहला हो गया झाबुआ, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, मंदसौर के बाद नीमच, नीमच के बाद आता हमारा आगर मालवा, आगर मालवा के बाद है राजगढ़,
राजगढ़ के बाद आता हमारा गुना, शिवपुरी, श्योपुर और 10वां है हमारा मुरैना। तो राजस्थान से 10 ज़िले जो है हमारी सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे अंतर्वर्ती जिले, सीमावर्ती जिले। अब हम अंतर्वर्ती जिलों की चर्चा कर लेते हैं, अर्थात जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। ये हमारे सीमावर्ती जिले हैं, टोटल इनकी संख्या है 34। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अपन 52 तक पहुंचना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अंतर्वर्ती जिले कितने हो जाएंगे हमारे 18। अब 18 कौन कौन से हैं इनकी चर्चा हम आइए करते हैं। 52 अंतर्वर्ती जिले, मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले। कितनी संख्या बताई हमने? 18। अब 18 कौन कौन से हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं मैं। हम आज पूरे जिलों की चर्चा कर लेंगे, है ना। सबसे पहले हमारा यहाँ धार पड़ता है, धार के बाद इंदौर, इंदौर से सटा ऊपर ही अपना पड़ता है उज्जैन। ठीक, उज्जैन के बाद हमारा ये जो आगर मालवा जिससे अलग हुआ था शाहजहाँपुर। ठीक, शाहजहाँपुर के नीचे ही हमारा पड़ता है इंदौर के बाजू में देवास। ठीक दोस्तों, देवास के बाद हरदा, हरदा के बाद तुम्हारा पड़ता है होशंगाबाद, जिससे अलग होकर हरदा नया जिला बना था, है ना। इसके बाद क्रम से जबलपुर, नरसिंहपुर, फिर जबलपुर, फिर जबलपुर, जबलपुर के यहाँ कटनी, उमरिया और यहाँ आ गया मंडला। ठीक दोस्तों, फिर शाहजहाँपुर के बाद हमने भोपाल, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन और यहाँ पड़ता है दमोह। ठीक है, ये हो गए हमारे 18 ज़िले। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक ज़िला पड़ता है हमारा यहाँ ग्वालियर। ये भी एक अंतर्वर्ती ज़िला है। तो हमारे 18 ज़िले कौन कौन से हो गए अंतर्वर्ती ज़िले? धार, इंदौर, उज्जैन, शाहजहाँपुर, देवास, हरदा, होशंगाबाद, होशंगाबाद के बाद है नरसिंहपुर, जबलपुर, जबलपुर से लगा ज़िला है कटनी, कटनी से लगा ज़िला है उमरिया, जबलपुर संभाग में ही आता है एक ज़िला मंडला, मंडला के बाद दमोह, दमोह के बाद हम देख लेते हैं सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन और अंत में आता हमारा ग्वालियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
18 जिले हो गए हमारे अंतर्वर्ती जिले। ठीक है, अब आइए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हमने पूरे 52 के 52 जिलों की चर्चा कर ली कि कौन कहाँ अवस्थित है। आप सभी भी ब्लैंक मैप लीजिएगा 2-3 लगभग, और उस पर जो जिलेवार हो और उस पर आप पुटअप करते जाइएगा। मुश्किल से 2-3 प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको याद हो जाएगा। अब हम कुछ ऐसे जिलों की चर्चा कर लेते हैं जो 2 राज्यों की सीमा पर अवस्थित है, अर्थात उनकी सीमा जो है 2 राज्यों से लगती है। तो ऐसे कितने जिले हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। दो राज्यों से सीमा साझा करने वाले जिले कितने हैं? 6 जिले हैं दोस्तों। 6 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हमने बताया था ये मुरैना, एक हमने शिवपुरी की चर्चा की थी, राजस्थान से यहाँ ये टच हो रहा और ये उत्तर प्रदेश से। एक है हमारा सिंगरौली ज़िला, एक है हमारा बालाघाट, एक है अलीराजपुर, एक है झाबुआ। 6 जिले हो गए। ठीक है, तो कौन कौन से 6 जिले हैं? एक है हमारा मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली, बालाघाट, अलीराजपुर और एक है हमारा अंत में झाबुआ। ठीक, तो इन दोनों की सीमा जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लगती है। राजस्थान से इनकी उत्तर प्रदेश, सिंगरौली की सीमा उत्तर प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ से लगती है। बालाघाट की सीमा छत्तीसगढ़ प्लस महाराष्ट्र। अलीराजपुर की सीमा महाराष्ट्र प्लस गुजरात। और झाबुआ की सीमा आपने देखा यहाँ गुजरात और राजस्थान, गुजरात प्लस राजस्थान। ये हो गए दोस्तों हमारे ऐसे 6 जिले जो अपनी सीमा लगभग या 2 राज्यों से कम 2 राज्यों से साझा करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। इसके बाद हम कर्क रेखा की भी चर्चा कर लेते हैं। कर्क रेखा में अवस्थित जिले कौन कौन से हमारे, है ना? नोट डाउन हो गया। कर्क रेखा, पहले हम कर्क रेखा को समझ लेते हैं कि कर्क रेखा क्या है। हमने ग्लोब की चर्चा की। ग्लोब में ही 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश को ही हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा की परिभाषा क्या हो गई भूगोल के हिसाब से कि उत्तरी विषुवत रेखा से उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में या दक्षिणी गोलार्ध में वह अधिकतम सीमा या वह अधिकतम दूरी
जहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं उसे कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा केवल उत्तरी में है, दक्षिणी में हमारी मकर रेखा वही 23.5 डिग्री पे। तो ठीक है, अब कर्क रेखा तो 23.5 डिग्री की चर्चा की हमने, और हमारे एमपी का हमने चर्चा की थी कि अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो हमने देखा था 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक विस्तार है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे लगभग मध्य से गुजरेगी कर्क रेखा। ठीक है, तो यहाँ से गुजरती है लगभग रतलाम से होते हुए ये है हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री। अब ये हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो वो 14 जिले कौन कौन से हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो कौन कौन से जिले हमारा, पहला तो यहाँ रतलाम था हमारा, हमने देखा रतलाम। आगर मालवा की सीमा भी टच करती है। उज्जैन भी इसी में अवस्थित है। उज्जैन, आगर मालवा, सीहोर की सीमा टच करती है। भोपाल, रायसेन, विदिशा, ठीक, सागर, दमोह, जबलपुर, जबलपुर, यहीं कटनी, उमरिया यही है, और शहडोल। ये हो गए हमारे 14 राज्य, इसमें राजगढ़ भी इंक्लूड है। तो कौन कौन से हो गए हम देख लेते हैं। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, फिर हमारा हो गया राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 14 जिले हुए जो कि हमारे कर्क रेखा में अवस्थित हैं। अर्थात यूँ कहें कि कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो 14 जिले से। 14 जिले कौन कौन से वो हमारे, ये हमारे 14 जिले हैं। ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा। आज तक की क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।